हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं पंकज शर्मा सभी बच्चों का एक बार फिर से फिजिक्स वीडियो लेक्चर नंबर 6 में आपका स्वागत करता हूं। अभी तक हमने मैथमेटिकल टूल फॉर फिजिक्स में पार्ट ए कंप्लीट किया है, ट्रिग्नोमेट्री। आज से हम इसका पार्ट बी स्टार्ट करेंगे, जो है डिफरेंशिएशन। इसे हिंदी में अवकलन भी कहा जाता है। तो देखिए बेटा, ये टॉपिक रहेगा, इसको डाल लीजिएगा आप अगर नोट कर रहे हैं तो। ये पार्ट बी है, डिफरेंशिएशन अवकलन। अवकलन को पढ़ने के लिए सबसे पहले हम स्लोप के बारे में थोड़ा सा अध्ययन करेंगे। ये स्लोप होता क्या है। इंग्लिश में इसे ढाल कहा जाता है, किसी भी वक्र की ढाल, या इसे प्रवणता भी कहा जाता है। वैसे तो ये पूरा मैथमेटिक्स का टॉपिक है, लेकिन जितनी हमारी आवश्यकता है यहाँ पर, जितना यहाँ पर यूज होगा उतनी बातें मैं आपको यहाँ पर पढ़ा दूंगा। बाकी डिटेल में मैथमेटिक्स वाले बच्चे इसको मैथ सब्जेक्ट में पूरा पढ़ेंगे। और ये डिफरेंशिएशन फर्स्ट ऑर्डर से आप वहां पर ज्ञात भी करोगे इसके फॉर्मूले। ठीक है, मैं यहाँ पर आपको इसके डायरेक्ट फॉर्मूले भी दिखाऊंगा, लेकिन इसको थोड़ा सा मैं इसका बेसिक चीज आपको बता देता हूँ। तो देखिए बेटा, स्लोप एक्चुअली होता क्या है, तो इसको समझने के लिए एक वक्र हम बनाते हैं। ये एक्स अक्ष है और ये वाई अक्ष है। ठीक है बेटा, अब मूल बिंदु से एक लाइन, एक रेखा गुजर रही है। धनात्मक x अक्ष द्वारा इस रेखा पर जो कोण बन रहा है वो बन रहा है थीटा। ठीक है बेटा, ये एंगल आ गया, ये वक्र है जिसे ये सरल रेखा है, स्ट्रेट लाइन, ये कोण बन रहा है थीटा। अब किसी भी कोण की स्पर्शजा, किसी कोण थीटा की स्पर्शजा का मतलब होता है टेंजेंट, शॉर्ट में इसे टेन भी कहा जाता है। ठीक है ना बेटा, तो किसी कोण थीटा की स्पर्शजा को ढाल ऑब्लिक प्रवणता कहते हैं। ढाल ऑब्लिक प्रवणता कहते हैं, अर्थात ढाल इजिकल टू क्या होगा बेटा, टेन थीटा। अच्छा, ध्यान दीजिएगा, स्पर्शजा टेंजेंट, ये एक्चुअली है टेन थीटा। ठीक है, टेंजेंट कहा जाता है इसको, टेंजेंट। तो किसी कोण थीटा की स्पर्शजा को ढाल या प्रवणता कहते हैं, अर्थात ढाल का फॉर्मूला होता है टेन थीटा। अगर मैं कहूं कि कोई वक्र है, ठीक है, यहां पर ये कोण बना रहा है 30 डिग्री का, धनात्मक x अक्ष से इसके द्वारा बनाया गया कोण है 30 डिग्री, तो इसकी प्रवणता कितनी होगी, प्रवणता अर्थात इसकी ढाल कितनी होगी, तो ये होगा tan, कोण कितना है 30 डिग्री। ठीक है बेटा, और tan 30 का मान होता है 1/√3, ये इसका आंसर हो जाएगा। बात क्लियर है। एक और एग्जांपल देखिए, कोई वक्र इस तरह से है। ठीक है बेटा, ये कोई सरल रेखा है, इसके द्वारा धनात्मक x अक्ष से बनाया गया कोण है 120 डिग्री। ठीक है, ये x अक्ष आ गया और ये y अक्ष आ गया। इसके द्वारा धनात्मक x अक्ष से बनाया गया कोण है 120 डिग्री। तो इस वक्र की प्रवणता अर्थात ढाल कितना होगा, वो होगा tan 120 डिग्री। क्योंकि प्रवणता का ये आपको ध्यान रखना है, किसी कोण थीटा की स्पर्शजा को ढाल या प्रवणता कहते हैं। आपको थीटा का मान पता होगा, आप tan थीटा ज्ञात कर लीजिए, वही उस वक्र की प्रवणता होगी। यहाँ पर इस स्पर्श रेखा का कोण हमें पता है, धनात्मक x अक्ष से बनाया गया कोण 120 डिग्री है, तो इसकी प्रवणता आ गई ढाल इक्वल टू tan 120 डिग्री। tan 120 डिग्री का मान बताइए आपको, tan 120 डिग्री का मान निकालने का तरीका, 180 में से 60 घटा दीजिए, 120 आ गया। ठीक है बेटा। अच्छा, ये कौन से क्वाड्रेंट में चला गया, ये सेकंड क्वाड्रेंट में चला गया। सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड चतुर्थांश में tan कैसा होता है, नेगेटिव होता है। ठीक है, 180 नॉन चेंजिंग लाइन होती है, तो tan की जगह tan आ जाएगा, और लास्ट में एंगल लिखते हैं, तो यहाँ पर tan 60 डिग्री का मान √3, तो इसका आंसर आ गया -√3। अभी तक आपको बात समझ में आ गई होगी। हम पढ़ रहे हैं डिफरेंशिएशन, ये पार्ट भी है मैथमेटिकल टूल फॉर फिजिक्स का। इसको पढ़ने के लिए सबसे पहले हमने स्लोप या प्रवणता को समझा। इंग्लिश में स्लोप कहते हैं, इसे ढाल या प्रवणता भी कहा जाता है। आपको एक लाइन में बात समझ में आनी चाहिए, और ये आपको ध्यान रखना है, किसी कोण थीटा की स्पर्शजा, आपको एंगल दे रखा रहेगा किसी वक्र का,
उसकी स्पर्शजा निकाल लीजिए। स्पर्शजा क्या होता है? tan थीटा। ठीक है बेटा, tan थीटा ज्ञात कर लीजिए, वही उसका प्रवणता या वही उसकी ढाल होगी। आइए देखिए, अगर सपोज कीजिए कि आपको आगे और देखते हैं, इसको क्रॉस कर देता हूं मैं। अब मान लीजिए कि आपको एंगल नहीं दे रखा, तो फिर इसकी प्रवणता कैसे निकालेंगे, इसका ढाल कैसे निकालेंगे? तो देखिए बेटा, अगला तरीका, आपको वक्र दे रखा है, ठीक है, ये कोई वक्र दे रखा है, ये x अक्ष और ये इसके y अक्ष। इसमें हमें दो बिंदु दे रखे हैं अलग अलग, ये एक बिंदु है A और एक बिंदु है B। अब इसकी आपको प्रवणता निकालना है। बिंदु A के निर्देशांक है x1, y1 और बिंदु B के निर्देशांक है x2, y2। बात क्लियर है? यानी इस A बिंदु के निर्देशांक अगर मैं कहूं x1, y1 और इस B बिंदु के निर्देशांक x2, y2। क्लियर है? ये बिंदु है A और ये बिंदु है B, ये बिंदु A और ये बिंदु B। अब आपको इसकी प्रवणता निकालनी है, तो बेटा देखिए क्या करेंगे, यहां पर एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे, समकोण त्रिभुज बनाएंगे। तो मैंने यहां से एक x अक्ष के समांतर रेखा बनाई, ठीक है बेटा, और यहां पर इस पे लंब डाला जो y अक्ष के समांतर है। बात समझ में आई? ये कोण अगर थीटा है तो ये कोण भी थीटा ही होगा, ठीक है बेटा, समांतर है, जैसे आप जानते होंगे इस तरह से। अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा, एक और समांतर लाइन बना दी तो ये एंगल भी थीटा रहेगा। क्या करा, बिंदु A के निर्देशांक दे रखे x1, y1, बिंदु B के निर्देशांक दे रखे x2, y2, बिंदु A पर x अक्ष के समांतर लाइन बना दी और बिंदु B पर y अक्ष के समांतर लाइन बना दी, और ये बिंदु A, ये बिंदु B, इसको मान लीजिए बिंदु C। ठीक है, तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल यानी एक समकोण त्रिभुज बन गया। इसको बाहर निकाल लीजिए, केवल इस ट्राइंगल को बाहर निकाल लीजिए समझाने के लिए। देखिए बेटा, इस तरह का एक ट्राइंगल बन गया, ये एंगल है थीटा, इस बिंदु के निर्देशांक है x1, y1, इस बिंदु के निर्देशांक है x2, y2, ये बिंदु है A, ये बिंदु है B और ये बिंदु है C। ठीक है, अब देखिए tan थीटा इज इक्वल टू, अच्छा थीटा के सामने वाली भुजा ये क्या कहलाएगी, ध्यान दीजिएगा। थीटा मैंने बताया भी आपको, थीटा के सामने वाली भुजा कहलाती है लंब, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कहलाती है कर्ण और ये भुजा कहलाती है आधार। हमें निकालना है इस वक्र की प्रवणता, इस वक्र की ढाल, यानी इस वक्र का स्लोप। ठीक है ना, तीनों नाम को ध्यान रखना है आपको, स्लोप भी कहते हैं, ढाल भी कहते हैं और प्रवणता भी कहते हैं। इसकी प्रवणता निकालनी है, तो प्रवणता यानी ढाल इज इक्वल टू क्या होता है, tan थीटा। और tan थीटा हम बचपन से जानते हैं, एक आपने पढ़ा होगा 10वीं क्लास में, लाल बटे कक्का। तो यहाँ पर देखिए tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, tan थीटा इज इक्वल टू होता है लंब बटे आधार। तो बच्चों देखिए यहाँ पर लंब बटे आधार, इस बिंदु के निर्देशांक है x2, y2 और इस बिंदु के निर्देशांक है x1, y1, तो लंब कितना होगा, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। देखिए अगर आप ध्यान दें तो यहां से इसकी लंबाई कितनी होगी, देखिए बेटा x1, y1 है तो इसकी लंबाई होगी y1। यहां से बिंदु B की यहां से दूरी कितनी होगी बेटा, इस तरह से रहता है 1 2 3 4 5 इस तरह से, तो यहां से ये कितना हो गया, y1 हो गया, और यहां से ये कितना हो गया, इसकी ये लंबाई हो गई y2। दोबारा ध्यान दीजिएगा, बिंदु A की यहां से y1 और बिंदु B की यहां से दूरी y2। तो अगर मैं इस डिस्टेंस की बात करूं तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा, लंब हो जाएगा y2 माइनस y1। बात समझ में आ गई होगी, ये आ गया y2 माइनस y1। अच्छा आधार कितना होगा, आधार ये वाला है, तो ध्यान दीजिएगा बेटा, दोबारा देखिए, यहां से यहां तक ये है x1 और यहां से यहां तक ये कितना है, x2। बात समझ में आई, इस बिंदु की निर्देशांक x1 है तो यहां से मूल बिंदु से इसकी दूरी आ गई x1, मूल बिंदु से इसकी दूरी आ गई x2, तो ये जो बचा हुआ है कौन सा, ये वाला, इसकी दूरी कितनी आ जाएगी, x2 माइनस x1। तो आधार हो गया x2 माइनस x1, यहाँ पर भाग लगा दिया हमने। ठीक है, ये भाग लगा दिया x2 माइनस x1।
तो ये इसकी प्रवणता आ गई। ठीक है, बात थोड़ी सी समझ में आ रही होगी। और एक बार और समझा देता हूँ मैं, दोबारा ध्यान दीजिएगा, इसको आप समझने की भी कोशिश करें, दोबारा एक बार और देख लीजिए। अगर मैं कोई एग्जाम्पल से समझाऊं आपको, तो देखिए बेटा, ये कोई वक्र दिया हुआ है आपको, ये एक्स अक्ष और ये वाई अक्ष, यहाँ पर एक्स के निर्देशांक होंगे और यहाँ पर वाई के निर्देशांक होंगे और ये मूल बिंदु होगा। ये कोई लाइन है, इसमें हमने 2 पॉइंट मान लिए, ये बिंदु ए है और ये बिंदु बी है। इस बिंदु का निर्देशांक है x1, y1 और बिंदु बी का निर्देशांक है x2, y2। ठीक है, तो यहाँ पर इसका जो कोण होगा वो बेटा यहाँ पर भी थीटा होगा। अगर आप यहाँ पर बना के देखोगे वो भी थीटा होगा एक्स अक्ष के हर बिंदु पर, क्योंकि ये सरल रेखा है तो इसकी प्रवणता सेम रहेगी। ये आगे चल के आपको समझ में आएगा, अभी आप जितना मैं बता रहा हूँ उतना ध्यान दीजिए। ठीक है, तो बिंदु ए निर्देशांक x1, y1, बिंदु बी x2, y2। ठीक है, तो ये डिस्टेंस कितनी हो गई, ये हो गई y1। ये डिस्टेंस कितनी हो गई, ये डिस्टेंस हो गई y2। तो बेटे यहां से लेकर ये बी और ये सी, तो ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी बी से सी तक, पूरी डिस्टेंस है y2, ये है y1, तो ये हो गई y2 माइनस y1। दोबारा ध्यान दीजिएगा, यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस है x2, यहां से ये दूरी है x1, तो ये जो बची हुई दूरी है ये कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी x2 माइनस x1। इस ट्रायंगल को बाहर निकाल दीजिए, तो ये ट्रायंगल इस तरह से नजर आएगा, ये ट्रायंगल इस तरह से, इसके निर्देशांक x1, y1, इसके निर्देशांक x2, y2, ये कोण थीटा, ये भुजा की लंबाई, इस भुजा की लंबाई y2 माइनस y1, इस भुजा की लंबाई x2 माइनस x1, ये लंब है और ये आधार है। प्रवणता का क्या बताया था मैंने आपको, प्रवणता एक्चुअली जिसे ढाल भी कहा जाता है वो होता है tan थीटा, और tan थीटा होती है लंब बटे आधार, तो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। अब आपको कोई तकलीफ नहीं होगी, ये आपने फॉर्मूला पढ़ लिया, ये प्रवणता का फॉर्मूला हो गया y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x। तो देखिए बेटा, सरल रेखा की प्रवणता अभी हमने सीखी, ध्यान दीजिएगा, मैं यहाँ पर लिख देता हूं, सरल रेखा जिसे स्ट्रेट लाइन भी कहा जाता है, सरल रेखा की प्रवणता नियत, नियत का मतलब होता है कांस्टेंट, इसका और हिंदी बताऊं तो इसका मतलब होता है जिसकी राशि परिवर्तित ना हो। आप यहाँ पर 2 चीजें पढ़ेंगे, 2 शब्द बहुत पढ़ेंगे, एक तो नियत और एक पढ़ेंगे आप परिवर्तित राशि, ये समझ गए आगे होंगे। ठीक है, इंग्लिश वर्ड इसका याद रखिएगा, ये होता है कांस्टेंट क्वांटिटी, और एक पढ़ेंगे आप वेरिएबल। कांस्टेंट का मतलब जो परिवर्तित ना हो, और वेरिएबल का मतलब जिसका मान परिवर्तित हो जाए। ठीक है, आगे देखिए, सरल रेखा की प्रवणता नियत होती है, नियत होती है, तथा प्रवणता का फॉर्मूला क्या होता है, प्रवणता इज इक्वल टू tan थीटा इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ये हमेशा ध्यान रखिएगा, ठीक है, बहुत काम आएगा। वैसे मैंने मैथमेटिक्स में भी आपको यही चीजें बताएंगे, मैंने आपको इसका बेसिक मतलब समझा दिया आपको, ठीक है ना, वहां पर आपको कुछ प्रश्न और करवा दिए जाएंगे। ठीक है, आगे देखिए बेटा, अब अगर सरल रेखा अब अगर जो वक्र होगा वो सरल रेखा ना हो, देखिए इधर अगर वक्र इस तरह से हुआ, ये है x अक्ष और ये है y अक्ष, ठीक है, अगर वक्र सरल रेखा ना हो, इस तरह का कोई वक्र हमने ले लिया यहाँ पर, तो बताइए इसकी प्रवणता क्या होगी। तो इसकी प्रवणता हर बिंदु पर अलग अलग होगी। कैसे अलग अलग होगी, तो देखिए बेटा, मैं यहाँ पर कोई 3 पॉइंट बना देता हूँ, ये पॉइंट बना लिया A, ये पॉइंट बना लिया B, और यहाँ पर ये पॉइंट बना लिया C। ठीक है, प्रवणता का मतलब, टेंजेंट का मतलब आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि उस बिंदु से स्पर्श करके जो लाइन गुजरे, यानी अगर मुझे बिंदु A पर प्रवणता ज्ञात करनी है तो हमें एक काल्पनिक लाइन ऐसी बनानी होगी
जो बिंदु ए से स्पर्श करे, इस वक्र को काटे नहीं, इसको स्पर्श करे। कैसे स्पर्श, देखिए बेटा इधर ये वक्र है, ये बिंदु ए, अब इसको स्पर्श करते हुए निकले, तो बेटा स्पर्श इस तरह से, कोई काल्पनिक लाइन जो इसको स्पर्श करते हुए निकले, इस पॉइंट ए को स्पर्श करते हुए निकले, उस वक्र के, उस लाइन के द्वारा एक्स अक्ष पर बनाया गया कोण। दोबारा ध्यान दीजिए, प्रवणता का बेसिक मतलब क्या होता है कि अगर आपको बिंदु ए पर प्रवणता ज्ञात करनी है तो आपको एक काल्पनिक लाइन बनानी पड़ेगी, एक काल्पनिक रेखा खींचनी होगी, उस काल्पनिक रेखा द्वारा एक्स अक्ष पर बनाया गए कोण की स्पर्शज्या अर्थात टैन थीटा। स्पर्शज्या का, टैन थीटा को हिंदी में स्पर्शज्या कहते हैं। देखिए साइन थीटा को कहा जाता है ज्या, ठीक है, कॉस थीटा को कहा जाता है को ज्या, और टैन थीटा को कहा जाता है स्पर्शज्या। ये ध्यान रखिएगा, इंग्लिश में से कहते हैं साइन, इसे कहा जाता है को साइन, और इसे कहा जाता है टेंजेंट। ठीक है बेटा, ध्यान रखिए। मैथमेटिक्स का तो पूरा बताएंगे आपको, पूरी चीजें बताई जाएगी आपको गणित में, लेकिन यहाँ पर मैं आपको बेसिक बेसिक चीजें बता रहा हूँ। तो देखिए, अगर आपको बिंदु, इस वक्र में बिंदु ए पर आपको प्रवणता ज्ञात करनी है तो एक काल्पनिक लाइन बनानी पड़ेगी जो इसको स्पर्श करते हुए गुजरे, उस रेखा द्वारा धनात्मक एक्स अक्ष से बनाए गए कोण की स्पर्शज्या इस बिंदु का क्या कहलाएगा, बिंदु ए की प्रवणता। ठीक है, अब ऊपर क्या लिखा हुआ है कि सरल रेखा की प्रवणता नियत होती है। सरल रेखा के किसी भी बिंदु पर आप उसकी प्रवणता देखें, क्या होगी बेटा, हमेशा कांस्टेंट रहेगी। और क्या फॉर्मूला है, प्रवणता इक्वल टू tan थीटा y2 - y1 अपॉन x2 - x1, क्योंकि सरल रेखा के लिए थीटा कभी चेंज नहीं होता। कैसे नहीं होता, तो देख ले बेटा, वो भी यहां पर आपने देखा, अगर आपको इस बिंदु पे निकालनी है प्रवणता, फिर आपको इस बिंदु पे निकालनी है, फिर आपको इस बिंदु पे निकालनी है, तो क्या करोगे, एक आपने काल्पनिक इस तरह से खींचा, ये खींचा, ये खींचा, तो देखिए यहां पर भी कोण थीटा, यहां पर भी कोण थीटा, यहां पर भी कोण थीटा। तो सरल रेखा की प्रवणता नियत होती है, जो ऊपर लाइन लिखी हुई है उसको याद कर लीजिएगा। लेकिन अगर कोई इस तरह का वक्र दे रखा है, सरल रेखा के अलावा कोई वक्र दे रखा है, तो उसकी प्रवणता नियत नहीं होगी। अब बिंदु ए पर प्रवणता निकालनी है, तो ध्यान दीजिएगा, तो बिंदु ए पर आपको स्पर्श रेखा बनानी पड़ेगी, ये बना दी मैंने स्पर्श रेखा। ठीक है बेटा, फिर बिंदु बी पर आपको स्पर्श रेखा बनानी होगी, तो पेन से बना देते हैं, ये आपने बिंदु बी पर स्पर्श रेखा बना दी। ठीक है, फिर एक बार बिंदु सी पर स्पर्श रेखा बनानी होगी, तो ध्यान दीजिए अच्छे से समझे, बिंदु ए पर ये आया, इसको इधर बना देता हूं, θ1, इधर आया ये θ2, और इधर आया ये θ3। एक जनरल चीज पता लग रही होगी, इसके द्वारा, ये स्पर्श रेखा है, ठीक है, इसके द्वारा बनाया गया कोण θ1 है, फिर ये कोण θ2 है, और ये कोण θ3 है। बात समझ में आ रही होगी बेटा, θ1 सबसे कम है और θ3 का मान सबसे ज्यादा है। ये समझे आप अच्छे से, आप इसको डायग्राम को अच्छे से देखेंगे तब आपको समझ में आएगा। देखिए ये स्पर्श रेखा, अब इधर देखिए बेटा, एक्स अक्षीय रहा, अभी ये कोण कितना है, θ1, ठीक है, θ2 कितना है, थोड़ा और बढ़ गया, θ3 और बढ़ गया, यानी जैसे जैसे वक्र चेंज होता गया, थीटा का मान बढ़ता गया, यानी हर बिंदु पर, इस वक्र में हर बिंदु पर थीटा का मान अलग अलग होगा, तो यहाँ पर इसकी प्रवणता हर बिंदु पर अलग अलग होगी। अब ऐसी स्थिति होगी तो बेटा इसे ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं वो आप समझिए। देखिए हम पढ़ रहे हैं डिफरेंशिएशन, थोड़ा सा मैं आपको वक्र के बारे में भी बता रहा हूँ ताकि आप एक बार बेसिक समझा दूं, नहीं तो मैं डायरेक्ट डिफरेंशिएशन भी पढ़ा सकता था, लेकिन थोड़ा बेसिक मैं समझा रहा हूँ, ये आपने समझ लिया। इस वक्र के लिए हर बिंदु पर प्रवणता अलग अलग होगी, हर बिंदु पर प्रवणता अलग अलग होगी, क्यों होगी, क्योंकि हर बिंदु पर कोण अलग अलग आएगा, इसलिए हर बिंदु पर प्रवणता अलग अलग होगी। तो इसका बेटा क्या करा गया कि ये दो बिंदु ले लिए हमने, ये बिंदु 1 और ये बिंदु 1 और ये बिंदु 2। अब इसका एक मैथमेटिकली हमने फॉर्मूला निकाला ताकि हर बिंदु पे पॉसिबल नहीं है, तो बिंदु एक और बिंदु 2 को पास पास लेकर आ गए। ठीक है बेटा, आप ऐसे समझिए कि जो फॉर्मूला लिखा हुआ है ना मैंने, tan थीटा इक्वल टू y2 - y1 अपॉन x2 - x1,
ये बहुत कम हो गया, इनका डिफरेंस बहुत कम हो गया, ठीक है ना, बहुत कम, लगभग जीरो के बराबर। तो जब ऐसी स्थिति हो जाती है, मैथमेटिक्स में तो आप पूरा डिटेल में पढ़ोगे अवकलन और समाकलन को, लेकिन अब मैं यहाँ पर इसको स्किप कर देता हूँ और डायरेक्ट अपने मुद्दे की बात पर आ जाते हैं। तो ये तो हो गया आपके सरल रेखा के लिए tan थीटा y2 माइनस y1 x2 माइनस x1, जब इनके बीच का डिफरेंस बहुत कम हो तो उसको क्या लिखा जाता है, dy, और इसको लिखा जाता है x, यानी y2 माइनस y1 बराबर क्या लिख रहा हूँ, इसका डिफरेंस बहुत ज्यादा कम हो जाएगा, लगभग जीरो के बराबर हो जाएगा, तो इसे लिख दिया जाएगा dy, d का मतलब डिफरेंस से भी होता है, x2 माइनस x1 इसे लिखा जाएगा dx, ठीक है। अब इसका मतलब क्या हुआ, तो देखिए बेटा dy, अगर आप इसको पढ़ो तो इस तरह से पढ़ोगे dy बटे dx, लेकिन कभी ऐसे पढ़ना नहीं है, पढ़ोगे इसको dy बाय dx, ठीक है ना, ये पढ़ने का तरीका है, dy बाय dx। अगर यहाँ ऐसा लिखा रहता dA और ये dB, तो किस तरह से पढ़ते हैं आप, dA बाय dB, ठीक है बेटा, इसका मतलब ये हो गया। अब इसका अगर मैं हिंदी में मतलब बताऊं तो इसका मतलब ये हुआ, इसका y का x के सापेक्ष अवकलन, y का x के सापेक्ष अवकलन, y में परिवर्तन x के सापेक्ष, बात समझ में, ये परिवर्तन ही तो है, y में परिवर्तन किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष, तो y का x के सापेक्ष अवकलन, इस परिवर्तन की जगह ये हो गया अवकलन। अगर यहाँ पर ऐसा होता dy बाई d थीटा, तो इसका मतलब क्या होता, y का थीटा के सापेक्ष अवकलन, आई बात समझ में, y का थीटा के सापेक्ष अवकलन। अब अवकलन के कुछ फॉर्मूले होते हैं, वो एक एक करके फॉर्मूला में लिखाऊंगा, उसको आपको समझना है, पहले इसको नोट कर लीजिए। हम कुछ एक दो बातें डिस्कस कर लेते हैं जिससे आसानी रहेगी आगे। अगर कहीं लिखा जाए a का b के सापेक्ष अवकलन ज्ञात करें, क्या लिखा है, a का b के सापेक्ष अवकलन, तो ये हो जाएगा dA बाई dB। हमेशा ध्यान रखिए जिसका अवकलन ज्ञात करना है, इसका अवकलन करना है, उसे हमेशा अंश में रखा जाएगा और जिसके सापेक्ष उसे हर में लिखा जाएगा, ठीक है। एक ट्रिक है, dA बाई dB, पढ़ने का तरीका है dA बाई dB, कभी ऐसे मत पढ़ना dA बटे dB, नहीं, dA बाई dB। इसका मतलब हो गया a का b के सापेक्ष अवकलन, या अगर यहां लिखा है a का b के सापेक्ष अवकलन, तो क्या लिखोगे, a dA बाई dB, यानी जिसका अवकलन करना है उसे अंश में और जिसके सापेक्ष अवकलन करना है उसे v में। ये चीजें जो अगर आप ध्यान रखोगे इससे आपके लिए बड़ा इजी हो जाएगा। अगर लिखा है x का z के सापेक्ष अवकलन, तो बेटा कैसे लिखेंगे, किसका करना है, x का करना है, किसके सापेक्ष, z के सापेक्ष, तो x का करना है तो लिखा है dx, और किसके सापेक्ष, z के सापेक्ष, तो हो गया dz। पढ़ने का तरीका dx बाई dz, ठीक है। और देखिए जैसे सपोज कीजिए कोई क्वेश्चन है, क्वेश्चन बताता हूं मैं, फॉर्मूले तो अभी एक दो फॉर्मूले बता देता हूं मैं आपको, बाकी इसके और बहुत सारे फॉर्मूले रहेंगे, वो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में सीखेंगे। अभी इसका बेसिक चीजें बता रहा हूं। जैसे मान लीजिए लिखा है y इज इक्वल टू एक्स की पावर 10 हो, तो y का x के सापेक्ष अवकलन, तो सबसे पहले लिखना आना चाहिए हमें, उत्तर तो बात की बात है। देखिए बेटा सॉल्यूशन किसका ज्ञात करना है, y का ज्ञात करना है, किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष, y का x के सापेक्ष, तो यहां आ जाएगा dy बाई dx, लिख रहे हैं ऐसा। अब जो y का मान दे रखा है उसे यहां पुट कर दीजिए, तो d बाई dx और y की जगह x की पावर 10। एक और एग्जांपल देखिए, अगर लिखा जाए t इज इक्वल टू 4x स्क्वायर हो, तो t का x के सापेक्ष अवकलन, t का x के सापेक्ष अवकलन, तो लिखने का तरीका बेटा सॉल्यूशन, सबसे पहले देखिए t का x के सापेक्ष, तो लिखा है dt बाई dx। अब t का मान लिख दो यहां पर, तो d बाई dx और t की जगह 4x स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए बेटा
एक फॉर्मूला बताता हूं मैं आज के लिए, केवल इतना ही फॉर्मूला है। फॉर्मूला नंबर 1, अगर कभी आपको y इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट दे रखा है, कॉन्स्टेंट का मतलब जिसका मान चेंज ना हो, फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4 इस तरह का कोई मान दे रखा है, संख्यात्मक मान दे रखा है 1 2 3 4 5 6 कुछ भी, या जैसे 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जो इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है, प्रोटॉन का द्रव्यमान, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, कुछ भी दे रखा है जिसका मान चेंज ना हो। कांस्टेंट का मतलब क्या होता है, जो समय के सापेक्ष या x के सापेक्ष, y के सापेक्ष, किसी के भी सापेक्ष चेंज ना हो उसे कहा जाता है कांस्टेंट। तो कांस्टेंट राशियों का अवकलन dy बाई dx होता है 0। ये ध्यान रखना, क्या कहा मैंने, d/dx, या y की जगह क्या आ गया कांस्टेंट, इसका अवकलन होता है 0। यानी अगर आप 1 का अवकलन करोगे तो 0 रहेगा, क्योंकि 1 का मान परिवर्तित नहीं होता, ठीक है, 2 का मान परिवर्तित नहीं होता, यानी संख्यात्मक वैल्यू कभी भी परिवर्तित नहीं होती। इसके बाकी के फॉर्मूला अगले वीडियो लेक्चर में देखेंगे। आज आप इसको एक बार अच्छे से रिवाइज कर लेना, ये इसका बेसिक सा फंडामेंटल चीजें हैं। बाकी डिटेल में तो मैथमेटिक्स में पढ़ोगे ही सही आप, लेकिन फिजिक्स में आपके इतना ही काम आएगा, इसलिए इसको पढ़ना है। या आगे चलकर एक चैप्टर आएगा मोशन इन 1 डायमेंशन, वहां पर आपके बहुत ज्यादा काम आएगा, एक वी में गति जिसे कहते हैं, उसमें बहुत ज्यादा काम आता है। हालांकि काम तो ये पूरे 11th-12th में आएगा ही, ठीक है। तो इसको मैं कल भी थोड़ा सा रिवाइज कराऊंगा। और फॉर्मूले की आप चिंता मत करना, इसमें ज्यादा कोई फॉर्मूला नहीं है, फॉर्मूले सारे याद हो जाएंगे, ठीक है। बस आप जैसे जैसे मैं कहता जाता हूँ उसको फॉलो करते जाइए, और जैसे आपने ट्रिग्नोमेट्री समझी है वैसे आपको ये समझ में आ जाएगा। तो बेटा आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही, थैंक यू।